बच्चे को बाहर क्यों भेजें और ये जियो पॉलिटिक्स के चलते उसमें क्या फर्क है? Of course, ये जो स्टडी अब्रॉड जो इंडस्ट्री है, इट इज गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस. Israel-US-Iran war caution. Indian students rethink on West Asian varsities. In Ukraine, Indian students are living in fear of shelling in Kharkiv. तो वहाँ पे लाइफस्टाइल बच्चे का कैसा रहा? अगर हम लोग कंफर्ट जोन की बात करते हैं तो जो कंफर्ट जोन हमें घर पे मिलेगा, जो हमारे पेरेंट्स हमें देंगे, वो कंफर्ट जोन आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में नहीं मिलेगा. स्टूडेंट लाइफ डिफिकल्ट होती है. आपको पार्ट टाइम काम करना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टडी अब्रॉड का, बिकॉज आप एक टाइट बजट पे ऑपरेट कर रहे होते हो. आपको पता है कि मुझे ट्यूशन फीस भी देनी है, आपको लिविंग एक्सपेंस अपने मीट करने हैं, रूम रेंट्स थोड़े से बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल द इन्फ्लेशन. तो ये जॉब और वीजा सिचुएशन कैसे रहती स्टडी वीजा पर से इज नॉट बिकॉज जो वीजा ऑफिसर क्या किसी भी कंट्री का वीजा ऑफिसर हो वो क्या देखता है कि भाई जो स्टूडेंट है इसका क्या प्रोफाइल है. जॉब सिचुएशन कैसे रहती है? देखिए, कोई भी वेस्टर्न कंट्री, चाहे आप यूएस ले लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, चाहे आप न्यूजीलैंड ले लो, चाहे आप यूके ले लो, आयरलैंड ले लो, जर्मनी ले लो, ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे नेटवर्क प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा तो यही एक सोचना है कि इफ़ यू वांट टू वर्क यू विल गेट वर्क. काम उन्हीं को नहीं मिलता जो काम ही नहीं करना, चाहे वो इंडिया है चाहे वो इंडिया से. ट्रम्प का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, मेक अमेरिका वाइट अगेन है. तो रेसिज्म का बहुत हैवी अंडरटोन है उसका. जी बताइए, कनाडा मैंने बड़ा इट्स वेरी रोमांटिसाइज्ड. कनाडा यार, अभी तो नंबर्स थोड़े गिरे हैं कनाडा के. काफ़ी गिर गए. हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ राइट बाय तुषार कंसल. मैंने अपने आसपास देखा, दोस्तों के साथ देखा, दोस्तों के बच्चों के साथ देखा कि एजुकेशन में अच्छा कॉलेज पता करना, कहाँ से पढ़ाई करनी है, कौन सी पढ़ाई करनी है, हमारे फाइनेंशियल मीन्स में वो आती भी है या नहीं, हमारा जो करियर का एस्पिरेशन है उसके हिसाब से वो ठीक है भी या नहीं, वो कॉलेज इंडिया के टॉप कॉलेजेस जैसा है जिसमें बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है, या फिर वो कॉलेज ऐसा है जहाँ पे आप सिर्फ डिग्री लेने जा रहे हो. और एआई के टाइम में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है. आपकी जो असली नॉलेज है, स्किल सेट है, उसी के बेसिस पे करियर डिसाइड हो रहा है. तो मैंने सोचा कि आज हम एक ऐसी पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम एक ऐसे गेस्ट को बुलाएंगे जिनको एजुकेशन कहाँ करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज है. और आई वेलकम माय गेस्ट टुडे, मिस्टर आशीष अरोड़ा, who runs Abroad Up. It's a company which helps you gain admission in abroad outside India. Ashish ji, welcome to the podcast. Thank you, Tushar, for having me here. आशीष जी, देखिए, एजुकेशन का मामला है. हाँ जी, इंडियन फैमिलीज को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. बिल्कुल. मतलब बच्चे को अगर हमने यहाँ भेजा और वहाँ की जगह अगर हमने यहाँ भेज दिया, बिल्कुल ठीक. तो उसका करियर पूरा डिफाइन हो जाता है उससे. राइट. मैं तो खुद टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और मैंने कंप्यूटर्स छोड़ी थी कॉलेज में. और मेरे कंप्यूटर वाले फ्रेंड्स सीईओज हैं यूएस में. बिल्कुल ठीक है. टेक्सटाइल वाले अच्छा कमा रहे हैं, सीईओज हैं, बट वो कंप्यूटर्स थी, ये टेक्सटाइल है. तो सबसे पहले ये बताइए, ये जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है, मतलब एक अभी ईरान वॉर शुरू हो गया, फ्लाइट्स महंगी हो गई, दुबई जैसी सिटी में मिसाइल अटैक्स हो गए. पहले उक्रेन रशिया वॉर चल रहा था, उक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स थे, रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स थे. तो बच्चे को बाहर क्यों भेजें और ये जियो पॉलिटिक्स के चलते उसमें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल. ये जो क्वेश्चन आप अभी पूछ रहे हो, ये इनफैक्ट एवरी पेरेंट वांट्स टू आस्क द सेम क्वेश्चन. ऑफ कोर्स, ये जो स्टडी अब्रॉड जो इंडस्ट्री है, it is going through some stress, from the last 3 4 5 years, especially after COVID, because various reason, right? COVID के टाइम पे बच्चों के visas डिले हुए, जिसकी वजह से they had to defer their intakes. और जब आप एडुकेशन लोन लेके या बाकी चीज़ें करके कुछ चीज़ें प्लान करते हो और वो आपकी एजुकेशन अगर उसकी वजह से डिले होती है फॉर वट एवर रीजन्स, जैसे अभी जियो पॉलिटिकल रीजन्स हैं, पहले ये जो कोविड आ गया था, एंड देन वन और द अदर थिंग हैज़ बीन हैपनिंग इन द लास्ट 4 5 years, and the industry is in stress.
कोविड के बाद जब चीज़ें थोड़ी सेटल होनी शुरू हुई 22 के अराउंड, तो सडनली 23 में दिस यूक्रेन एंड रशिया वॉर स्टार्टेड। और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी लंबी चलेगी। लाइक एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि ये 2-3 महीने में ये खत्म हो जाएगी, बट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस कि वेस्टर्न कंट्रीज केम इन सपोर्ट ऑफ यूक्रेन एंड दे वांटेड टू वीकन रशिया, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उसको फाइनेंशियली विद आर्म्स एंड एवरीथिंग। तो उस वजह से काफ़ी एक्सटेंड हो गई। और हमारे जो इंडिया के बहुत सारे, यूक्रेन एंड रशिया बोथ द कंट्रीज आर वेरी पॉपुलर अमंग MBBS स्टूडेंट्स इन इंडिया। यहाँ पे बाकी कोर्सेज करने कोई नहीं जाता, बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे बैक इन दीज कंट्रीज। तो क्योंकि मेनली जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है कि पढ़ाई करें, स्टे बैक वीज़ा लें, वहाँ जॉब लें, और अगर पॉसिबल हो तो वहाँ सेटल भी हो जाए। तो यूक्रेन, रशिया आर नॉट द कंट्रीज वेयर इंडियन स्टूडेंट्स वांट टू सेटल डाउन। तो बट ये है कि जो, क्योंकि MBBS इंडिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट थ्रू, यू कैन अंडरस्टैंड। नीट एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है, उसको क्लियर करना है, एंड देन गेटिंग ए सीट इन इंडिया। तो जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है, तो अगर इफ नॉट नीट तो वो क्या करें? तो फिर ये जो कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना बहुत पॉपुलर कंट्री थी MBBS के लिए, बट कोविड के बाद students stopped going to China to a great extent, even for MBBS programs. उसके बाद जो अर्स्टवाइल रशियन कंट्रीज, जिसमें जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया एंड ऑल दीज कंट्रीज कम, और रशिया ऑफ कोर्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं MBBS करने के लिए, और यूक्रेन। तो वो वाले बच्चे वहाँ फंस गए। रशिया के में तो खैर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा उनके ऊपर, बिकॉज मेनली द अटैक वाज ऑन यूक्रेन। तो यूक्रेन के स्टूडेंट्स को काफ़ी स्ट्रेस से गुजरना पड़ा उस टाइम पे। दे had to come back to India. In fact, Indian government ने भी कुछ flights वहाँ से, स्पेशल फ्लाइट्स रन करी हो। They brought those students back to India to safety. मैंने देखा कि यूरोप में कोई मिसाइल नहीं गिरी, मतलब जर्मनी वाज सेफ, फ्रांस वाज हाँ। सेफ, यूके वाज सेफ, कनाडा इज सेफ, Yes. यूएस इज सेफ, Yes. ऑस्ट्रेलिया इज सेफ। Yes. देखिए, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एक जो ये सेगमेंट है जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, देन यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो इन्होंने अपना एक सेफ्टी स्ट्रक्चर तो बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स के लिए सेफ है। हाँ, मतलब उसमें कोई जब भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो अगर ये लोग रिस्पॉन्सिबल भी हैं, तो ये डिस्टर्बेंस थोड़ी दूर क्रिएट करते हैं कि हमारे अपने घर में पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, और जो हमने रिजीम चेंज करना है, कुछ भी करना है, वो थोड़ा हम दूर करें। अब आप मिडिल ईस्ट में कर रहे हो, या वहाँ आपने यूक्रेन रशिया को लड़ा दिया, आप डायरेक्टली तो अंदर नहीं एंटर कर रहे कि रशिया को भी पता है कि दैट इट कैन नॉट फाइट विद ऑल दीज कंट्रीज, क्योंकि जो एक फ्रंट खुला हुआ है तो उसी को संभाल लेते हैं तो बेहतर है। तो वो सिचुएशन इसमें बनी रहती है। तो ये लोग अपने घर में तो शांति मेंटेन रखेंगे ही रखेंगे। ये है कि अगर कुछ गड़बड़ भी होनी है तो थोड़ी दूर जाकर मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि इनका अपना एक सिस्टम है, दे ऑल सपोर्ट ईच अदर। तो मिलिट्रीली भी ये लोग, नाटो के जो मेंबर्स हैं सब अलाइंड ही हैं, चाहे ऊपर से थोड़ा जैसे ट्रम्प के आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स, थोड़े डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं इसके अंदर। जैसे जर्मनी अपनी एक अलग डायरेक्शन लेता है जब कुछ चीज़ों को लेकर। तो बट ये कि हाँ, ऑफ कोर्स इंटरनली तो दे आर ऑल वेल कनेक्टेड, सेफ है। तो लाइफस्टाइल कैसा रहता है बच्चे का? जैसे एक बच्चा सोचे यहाँ से जाने का, अब यहाँ तो पेरेंट उसको सपोर्ट मिलती है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, उसको घर में मेड्स हैं, उसको खाने का प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइवर है, गाड़ी है, मेट्रो, मतलब तो वहाँ पे लाइफस्टाइल बच्चे का कैसा रहता है? लाइफस्टाइल थोड़ा सा, वैसे अगर हम लोग कंफर्ट जोन की बात करते हैं, तो जो कंफर्ट जोन हमें घर पे मिलेगा, जो हमारे पेरेंट्स हमें देंगे, वो कंफर्ट जोन आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो इवन आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज, आपने वहाँ जॉब भी करनी शुरू कर दी है, इवन देन यू विल नॉट गेट दैट कंफर्ट। तो स्टूडेंट लाइफ डिफिकल्ट होती है। ऑफ कोर्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्विगी जोमेटो है, तो वहाँ पे भी देर आर होम डिलीवरीज, तो आप खाना वाना मंगा सकते हो, पर एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज आप एक टाइट बजट पे ऑपरेट कर रहे होते हो। आपको पता है कि मुझे ट्यूशन फीस भी देनी है, आपको लिविंग एक्सपेंसेस अपने मीट करने हैं, रूम रेंट्स थोड़े से बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल द इन्फ्लेशन हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। गैस के प्राइसेस वगैरह भी बढ़े हैं, तो वो सब चीज़ें आपके बजट पे, इनफैक्ट इंडियन करेंसी हैज़ आल्सो गॉन डाउन बाय 20-25% इन लास्ट 1 ईयर, अगर हम वैसे देखते हैं। तो इस वजह से जो बजट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो स्टूडेंट टाइट बजट पे ऑपरेट करता है, तो रोज़ बाहर से भी नहीं खा सकता, वो उसको खुद ही बनाना पड़ेगा, चाहे वो
कुछ भी फास्ट फूड ही क्यों ना बना ले, बट अल्टीमेटली मे बी 4 और 5 days इन ए वीक उसको घर का ही खाना खाना है। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर तो आप आओगे, आपको पार्ट टाइम काम करना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टडी अब्रॉड का। तो जो भी कंट्रीज दे ऑल अलाउ अराउंड 80 आवर्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब इन ए मंथ, वीजा के हिसाब से वीजा के हिसाब से। तो उसमें आप 80 आवर्स पर मंथ। तो 20 आवर्स पर वीक होता है। तो अगर आप अपनी स्टडीज मैनेज कर सकते हो बाय वर्किंग पार्ट टाइम, तो आप एटलीस्ट अपना लिविंग एक्सपेंस मीट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे जो पैसा आपके पास आएगा तो वो लोकल करेंसी में आएगा। तो उससे हमारा जो 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 डिफरेंस आया इंडियन करेंसी एंड वर्सेस फॉरेन करेंसी, वो अब सेट ऑफ हो जाता है कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस मीट कर लो। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि भाई अगर मुझे अपार्टमेंट लिविंग करनी है तो मुझे घर ढूंढना पड़ेगा, सामान मैनेज करना पड़ेगा, ग्रोसरी लेनी है, खाना बनाना है, सफाई करनी है घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, बिकॉज वॉशिंग कपड़े धोने मशीन्स हैं, भी आपको स्लॉट्स में मिलेंगी, यू हैव टू बुक इन एडवांस, बर्तन धोने हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद उसको गैस की पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट सब करनी आनी चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली में वो बंडल्ड होता है, जैसे कि जो भी आप रूम या डॉर्म्स ले रहे हो वहाँ पे, तो नॉर्मली गैस एंड इंटरनेट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग इज बंडल्ड इन वन मंथली रेंटल पे आउट विच यू गिव। तो आपको अलग अलग जाके जगह पे तो पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बट मोर और लेस आप एक सिंगल पे आउट अगर अपने लैंडलॉर्ड को करते हो तो आप एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। बट ऑफ कोर्स कंट्री टू कंट्री चीज़ें डिफर करेंगी, बट मोर और लेस ऑफ कोर्स ये एक मतलब लाइफ मैनेजमेंट के ही लेसन है। जितनी जल्दी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम समझ लें, थोड़ा सा अगर हम अपने होम कंट्री में ही पेरेंट्स भी थोड़ा सा बच्चों को अगर ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, भाई इफ somebody has to go for bachelor studies तो 18-19 years एज में बाहर जाएगा, तो एटलीस्ट व्हेन यू आर 14-15-16 तो कुछ काम बच्चों को देने शुरू करने चाहिए। खाना बनाना सिखाएं, मेन चीज तो बैंकिंग है, लोगों बच्चों को खाना बनाना नहीं आता, फाइनेंस मैनेजमेंट है, भाई चाय हो गया, एंड पेरेंट्स शुड टेक देयर हेल्प इन द किचन। ठीक है, ऑफ कोर्स जो जो थोड़ी सी एफ्लुएंट फैमिलीज है वहाँ पे ठीक है, मेड्स हैं, कुक्स हैं, सब आते ही हैं, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट कि हम बच्चों को इन्वॉल्व करें, कि वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना शुरू करें। जैसे भी अपने जो अपने बर्तन है वो खाने के बाद आपको सिंक में रखने हैं, ठीक है। तो बिकॉज ये चीज़ें अल्टीमेटली वन व्हेन यू आर आउट इट विल हेल्प यू इमेंसली। लास्ट मोमेंट ट्रेनिंग हमेशा पैनिक क्रिएट करती है, तो अगर हम ग्रेजुअली ये 14-15 की एज में ये स्टार्ट कर देंगे तो स्टूडेंट विल गेट सम डिसिप्लिन, एंड व्हेन दे गो आउट दे आर एबल टू नेविगेट द इश्यूज विद मच मोर कॉन्फिडेंस। वेदर इश्यूज कैसे रहते हैं वहाँ पे? वेदर जैसे वैसे मैं क्या बोलूँ, दिल्ली में तो खुद पोल्यूशन 3-4 मंथ्स इज सो बैड, मतलब वहाँ पे कम से कम पोल्यूशन लेवल्स तो बहुत ही कम होते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, वेदर तो एक प्लस पॉइंट ही मानता हूँ मैं बाहर, अगर जैसे -20 डिग्री हो रहा है या बर्फ पड़ रही है। इनफैक्ट व्हेन यू गो टू कंट्रीज लाइक जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, जहाँ पे थोड़े एक्सट्रीम वेदर्स ज़्यादा हैं, भाई स्नोफॉल होता है। जैसे अभी बताते हैं कि जो पिछले 2025-26 जो भी स्टार्टिंग हुई है, तो इसमें जितनी ठंड कनाडा और यूएस में पड़ी है, पिछले कई सालों में इतनी ठंड नहीं पड़ी जितने वहाँ पे ये स्नो स्टॉर्म आए इस बार। बट एक अच्छी बात इन कंट्रीज़ की ये रहती है कि जो यहाँ पे जो खुद इनके बच्चों की जो अपब्रिंगिंग ये लोग करते हैं, कि जब वेदर बहुत अच्छा होता है, एकदम कंफर्टेबल, जब बर्फ़ नहीं गिर रही है एंड एवरीथिंग इज़ नाइस आउटसाइड, तो ये लोग छुट्टी कर देते हैं कि बच्चे लोग इस वेदर को एंजॉय करें। अच्छा। और जब एक्सट्रीम है, -20 है, सब लोग काम कर रहे हैं, स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, नथिंग ब्रेक्स डाउन। हमारे यहाँ पे उल्टा है। अब जैसे अब इस समय दिल्ली में इफ द टेम्परेचर इज 45-46 डिग्रीज, ओके, तो हम छुट्टी कर देते हैं स्कूल की कि बच्चे धूप में बाहर ना जाएं, ठीक है। और जब मौसम अच्छा है, हालांकि अब मौसम अच्छा तो कहाँ रहता है, वो 2 महीने ही दिल्ली में मौसम अच्छा रहता है, बट ये कि जब मौसम अच्छा है तो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो इंजॉय करने का बच्चे के पास समय नहीं। कई बार एग्जाम्स और होते हैं उस अच्छे मौसम के टाइम पर, तो बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये फ़र्क है। तो इनफैक्ट जब डिफ़िकल्ट होता है सिचुएशन या आउटसाइड, जैसे अब भाई फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जैसे मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, वहाँ तो गर्मी ही रहती है पूरे समय, बट दे ऑल वर्क, मतलब कोई काम करना बंद नहीं करता, ठीक है। ऑफ कोर्स एसी टू एसी चीज़ें वहाँ चल रही हैं कि आप अपने रूम से निकले विच इज़ फुली एयर कंडीशन एंड देन ऑफिस पहुँच गए विदाउट गेटिंग डाउन, वो एक अलग सिनेरियो है। बट इंडिया जैसी कंट्री के अंदर
थोड़ा सा अगर हम लोग इस चीज पे देखते हैं, जैसे वेदर की अगर हम बात कर रहे हैं जैसे तो कि आपने सही कहा कि यहाँ पे समर वेकेशंस होती है, हाँ तो समर की जगह ऑटम वेकेशन होनी चाहिए बिल्कुल, कि आप जब नेचर तो देख के आओ कम हाँ से कम। बाहर बंदा जाके एंजॉय तो करे, ठीक हम्म, है, पूरी फैमिली कहीं पिकनिक वाले माहौल में जाके बाहर बैठ तो सके। हम्म, अब ऐसा कुछ है ही नहीं, हम्म, तो इसलिए थोड़ी सी अगर हम वैसे देखते हैं तो भाई, या तो अब समर वेकेशन में सब लोग निकलते तो हैं, सब कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन चले जाते हैं। वहां पे इतना सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप वैसे ही रोड पे फंस जाते हो, दो दो दिन आपके ट्रैफिक जाम दिखा रहे होते हैं ये लोग। तो सारा प्रेशर जो है वो दो तीन जो हिल स्टेशन हैं सराउंडिंग में उन पे आ जाता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा सा चीज़ों को जो चली आ रही हैं कई सालों से, री एग्जामिन थोड़ा करें। तो देखें अच्छा चीज़ों आप को। बताइए आशीष जी, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा पता है क्या सोचता हाँ, है? भाई वीजा। हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट जो पेरेंट के माइंड में रहता है ना कि भाई वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, और आज मैं बाहर भेज रहा हूँ हम्म, तो मैं फॉरेन करेंसी खर्च कर रहा हूँ, हम्म, तो मैं लाखों में पैसा लगा रहा हूँ, जॉब से ही कमाना है कल उसको। बिल्कुल। फिर अगर पैसा यहाँ पे लोन लिया हुआ है हम्म, तो वो पेरेंट ने खर्च कर दिए 40 लाख 50 लाख 80 लाख करोड़, हम्म, तो वो डॉलर में कमाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये जॉब और वीजा सिचुएशन कैसे रहती है? और देखिए, जैसे वीज़ा पर से, स्टडी वीज़ा पर से इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, अगर मैं एक राइट कोर्स को ऑप्ट कर रहा हूँ, बिकॉज़ जो वीज़ा ऑफ़िसर, क्या किसी भी कंट्री का वीज़ा ऑफ़िसर हो, वो क्या देखता है कि भई जो स्टूडेंट है इसका क्या प्रोफ़ाइल है। इसने क्या बिज़नेस में बैचलर्स करी है या बिज़नेस सब्जेक्ट्स में 12th करी है, अब ये मास्टर्स या बैचलर्स कौन-सी स्ट्रीम का माँग रहा है। As long as you are not changing your stream, you can change your stream. There are countries which allow change of streams, but there should be a reason behind it कि भाई क्या वैलिड रीजन है, क्या आपका मोटिवेशन क्यों है कि आप बिजनेस से अब कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहे हो, या आपने अभी बैचलर्स इंजीनियरिंग में करी और आप अपनी मास्टर्स बिजनेस में करना चाह रहे हो। तो अगर मोटिवेशन है, एक राइट मोटिवेशन है, तो ऑफ कोर्स वीजा ऑफिसर विल टेक इट एज इन ए पॉजिटिव मैनर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जस्ट टू गेट एन एडमिशन, वो कोई भी कोर्स चूज कर लेंगे, या अगर मान लीजिए किसी कंसल्टेंट ने उनको बोल भी दिया कि चलो अच्छा, ये कर लो। तो दे थिंक मोर कि भैया मुझे इंडिया से बाहर जाने का मौका मिल रहा है। हाँ, जो भी है वो ले लो, कोई कोई भी, जैसे कई बार ये भी होता है कि जैसे हमने बहुत ही एक बेसिक सा कोर्स किया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए बीए पास मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लिया। अब बीए पास में हमको ज़्यादा कुछ खास पढ़ते तो है नहीं, एक हिस्ट्री का या पॉलिटिकल साइंस के ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कभी कभी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चे भी होते हैं जिन्होंने कुछ खास उसमें पढ़ा नहीं होता। अब ऐसे बच्चे जब एकदम कोई डिफिकल्ट कोर्स ऑप्ट कर लेंगे मास्टर्स में, जैसे इफ आई गिव एन एग्जांपल, जैसे अब यूके में तो आपको बहुत आराम से ऐसे प्रोफाइल को एमबीए कोर्स मिल जाएगा, बट जब सेम आप एमबीए लेट्स सपोज आप जर्मनी में अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ये बोल सकता है कि भाई आपने ये बड़ा एक बेसिक सा कोर्स किया हुआ है, विच इज़ विच यू हैव डन थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, जिसमें आपकी परसेंटेज भी 62-63% के करीब आई हुई है। जब आप एमबीए करने जाएंगे तो आप मैथ्स भी पढ़ोगे, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ के भी सब्जेक्ट्स होंगे, मैनेजमेंट होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स भी होंगे। तो कुछ उसको बीच में एक होता है कि एक कंटिन्यूएशन या एक राइट प्रोग्रेशन नहीं दिखती, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप ये मैनेज कर पाओगे। तो या डू दे फील कि ये हमारी कंट्री में बेसिकली सेटल होने के लिए आ हाँ, रहे हैं? ये एंट्री ले रहा है और इसको किसी इंफीरियर यूनिवर्सिटी ने एमबीए के कोर्स में एडमिशन दे दिया है, अब ये एंट्री लेने आ रहा है, तो वो उसका उसका इंक्लिनेशन होगा टू डिनाई द वीज़ा। तो अगर मेरा प्रोफाइल अच्छा है, मैंने एक राइट कोर्स चूज किया है, एक उसके लिए मैंने राइट मोटिवेशन एक्सप्रेस करी है थ्रू एसओपी और ए मोटिवेशन लेटर, मेरे पीछे से फंड्स जो रिक्वायर्ड हैं या जो मुझे शो करने हैं वो क्लीन है, और तो उस केस में वीज़ा डिनायल बहुत मुश्किल होता है। वो कोई हमने कोई मिस्टेक कर दी है एप्लीकेशन में तो बात अलग हो जाती है, बट ऐसे सिनेरियो में वीज़ा जनरली वो लोग ग्रांट कर देते हैं। तो इसलिए वीज़ा इज़ नॉट ए वेरी बिग चैलेंज इफ थिंग्स आर इन ऑर्डर, जो जिस तरीके से करनी चाहिए वैसे ही कर रहे हैं, तो थिंक वीज़ा तो फिर जॉब सिचुएशन कैसे रहती है? मतलब मेन तो देखिए, जॉब अगर बंदे की नहीं लगी तो उसका तो फिर नुकसान हो गया ना। देखिए, जॉब का क्या है कि अब कंट्री टू कंट्री चीज़ें जो है वो ठीक है, अलग हो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती फॉर हैं। एग्जाम्पल 5 कंट्रीज पकड़ लेते हैं, हाँ, यूएस का क्या रहता देखिए, यूएस में जॉब मार्केट इज नॉट बैड, आई विल नॉट से इट इज इट इज ड्रीम सिचुएशन, बट ठीक है, इट इज नॉट बैड, और वहाँ पे जॉब आपको मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देखिए, कोई भी वेस्टर्न कंट्री, चाहे आप यूएस ले लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, चाहे आप न्यूजीलैंड ले लो, चाहे आप यूके ले लो, आयरलैंड ले लो, जर्मनी ले लो, ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे
नेटवर्क प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट जब हम कहीं पे भी पढ़ने के लिए जाते हैं, जो 1 साल या 2 साल हम मास्टर्स डिग्री में या 3 से या 4 साल हम बैचलर्स डिग्री में स्पेंड कर रहे होते हैं, वो समय सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता, वो समय नेटवर्क बनाने का भी होता है, जहाँ पे आप अपने सीनियर्स के साथ टच में रहिए, क्योंकि आपसे पहले उनकी पार्ट टाइम जॉब लगेगी, आपसे पहले उनकी फुल टाइम जॉब लगेगी, आपसे पहले उनकी इंटर्नशिप लगेगी। यही लोग आगे आपको हेल्प करेंगे। तो स्टे इन टच, उनको मतलब उनके साथ आप फ्रेंडली रहिए। उनको कभी-कभी किसी पर्टिकुलर ओकेजन में उनको पार्टी भी देनी है तो आप दीजिए, मतलब उनको भी ले जाइए बाहर, कुछ खिलाइए-पिलाइए उनको, सो दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ बॉन्ड कि कल को जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो दे आर ये देयर हेल्प टू करेंगे। सपोर्ट यू। वो एक नेटवर्क है। देन आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, दे हेल्प यू रीच आउट टू डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि वो लोग कई सालों से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। उन दे कैन रिकमेंड यू फॉर सम इंटर्नशिप इन सम कंपनीज। बाकी फिर आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है। तो और मतलब ये आप ध्यान रखिएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में या इनफैक्ट किसी भी कंट्री में फॉर दैट मैटर, कोई घर पे आके जॉब नहीं देगा आपको, ना ही पार्ट टाइम जॉब देगा, ना ही आपको वो फुल टाइम यू हैव जॉब टू हंट देगा। फॉर इट। यू हैव टू गो आउट, बिकॉज वहाँ पे कोई कैंपस प्लेसमेंट का तो सिस्टम है नहीं, तो आपको जाना पड़ेगा। तो मेरा तो यही एक सोचना है कि अगर इफ़ यू वांट टू वर्क, यू विल गेट वर्क। काम उन्हीं को नहीं मिलता जो काम ही नहीं करना चाहते, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो इंडिया से बाहर है। हम यहाँ पे भी लोग बोलते रहते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जिसको काम करना है उसको तो मिलेगा। हाँ, हम ढूंढते हैं कोई अच्छा बंदा मिल जाए, हमें बंदा नहीं मिलता अच्छा काम करने दोनों वाला। चीज तो वो दोनों चीज़ें हैं, तो इसलिए देयर विल नेवर बी ए आइडियल लॉस ऑफ सिचुएशन जॉब फॉर पीपल हु वांट टू वर्क। वर्क। बाकी तो देखिए, हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स जो आइडियल सिचुएशन तो कभी भी नहीं होती, ग्रास ऑलवेज द ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बट जो वहाँ लोग पहुँचे हुए हैं, उनको कभी कभी फीलिंग आती होगी कि भाई बैक होम इंडिया में चीज़ें अच्छी हैं, और यहाँ जो इंडिया में लोग बैठे हुए हैं, उनको बाहर जाना है कि भाई ठीक है, फॉर वन और द अदर रीजन। तो इट्स आशीष जी, ट्रम्प ने करा ना, हम्म। ट्रम्प का जो बेस है वो मागा बेस है, हाँ। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बिल्कुल। अब वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, मेक अमेरिका वाइट अगेन है। हाँ, ठीक है। तो रेसिज्म का बहुत हैवी अंडरटोन है उसमें। हाँ हाँ। वो कहता है कि भाई हमें तो इनको जॉब्स नहीं देनी। हम्म। अच्छा, कुछ ये भी हुआ है कि एक्चुअली में नंबर्स भी गिरे हैं जो बाहर जाने वाले बच्चे हैं। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में अगर सिर्फ ट्रम्प की एंटी इंडियन वाली सिचुएशन देखी जाए, उसमें कुछ फर्क पड़ा है जॉब्स में इंडियंस के लिए? या इंडियंस तो वैसे मेहनती होते हैं तो जॉब तो मिल ही जाती है? हाँ, मतलब जैसे देखिए, यूएस में जो बच्चे जा रहे थे, उसमें नंबर्स में तो बहुत फॉल है इन लास्ट कपल, जब सिंस ट्रम्प हैज कम। जो अगर हम वैसे देखते हैं कि, क्योंकि देखिए मार्केट जो हमारी जो स्टडी अब्रॉड, इनफैक्ट कोई भी मार्केट, चाहे वो शेयर मार्केट है या कोई भी इंडस्ट्री है, वो सेंटीमेंट्स पे चलती है। तो स्टडी अब्रॉड की भी जो इंडस्ट्री है वो सेंटीमेंट्स पे बहुत चलती है। तो सबसे ज़्यादा बच्चा तो यूएस कनाडा ही जाता था इन लास्ट, अगर आप 10 साल का पूरा डेटा उठा लेंगे तो ऑलमोस्ट 75% स्टूडेंट जो थे वो यूएस कनाडा ही जा रहे थे, बाकी सारी कंट्रीज में स्टूडेंट्स कम जाया करते थे। अभी वो फिगर जो है वो इट हैज़ रिवर्स्ड। अब जैसे अगर हम लोग इंडिया में देखते हैं तो देर आर सर्टन स्टेट, जैसे कि आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव ऑलवेज प्रेफर्ड यूएस एज अ नंबर वन डेस्टिनेशन टू स्टडी। बट ये नंबर्स गिरे हैं ऑफ कोर्स कि फॉर फॉर वेरियस रीजंस। ये इसमें जो आप ट्रम्प का बता रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि ग्राउंड में जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसको ऑफर भी आ रहा है, स्कॉलरशिप भी आ रही है, और वीज़ा भी लग रहे हैं टाइमली, बच्चे जा भी रहे हैं। ऐसा कोई ग्राउंड रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। बट ये कि नंबर्स गिर गए हैं बिकॉज सेंटीमेंट्स थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं इस समय वहाँ जो। और ये लोग ओपीटी के बारे में भी जो ऑप्शनल अपना ये ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो वहाँ पे होती है, तो उसको लेकर ये थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स बीच बीच में पॉलिटिशियंस वहाँ देते रहते हैं कि इसका मिसयूज़ होता है, कंपनीज भी मिसयूज़ करती हैं, कैंडिडेट भी मिसयूज़ करता है यूएस के अंदर। तो क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो देन स्टूडेंट्स के लिए कोई रीज़न नहीं बचेगा वहाँ जाने के लिए। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली सबका ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ वर्क एक्सपीरियंस गेन करें, तो उसको लेके देते रहते हैं। इन सब रीजंस की वजह से नंबर्स तो गिरा है, नो डाउट। और ये अगले 2-3 साल जो दिख रहा है, जब तक ये है प्रेसिडेंट, तब तक तो चीज़ें थोड़ी सी ऐसे ही रहेंगी। वी विल सी हाउ द जियोपॉलिटिकल तो ये सिचुएशन। वैसे यूएस में फीस कितनी लग जाती है एक, मतलब वैसे तो आई एम श्योर कि वो यूनिवर्सिटी टू ऑफ यूनिवर्सिटी। कोर्स, हाँ। बट देखिए, यूएस इज एन एक्सपेंसिव कंट्री टू स्टडी। यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दोनों का खर्चा ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे ये दोनों ही एक्सपेंसिव कंट्रीज हैं, दोनों अच्छी कंट्रीज भी हैं। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वेरी गुड डेस्टिनेशन टू स्टडी,
वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जॉब स्टे बैक वीज़ा काफ़ी अच्छे हैं और परमानेंट रेजिडेंसी का रूट काफ़ी ट्रांसपेरेंट अच्छा, है। देयर इज अ पाथ टू पॉइंट पीआर। बेस्ड सिस्टम है तो ट्रांसपेरेंट है। तो यूएस में अगर हम देखते हैं कि इफ इट्स वन ईयर कॉस्ट हम अगर एनालाइज करते हैं तो जो हमारी जो फीस आती है, जो ट्यूशन फीस है विच इज़ अ मेजर एक्सपेंस, तो वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख के आसपास मान के चलें। ऑफ कोर्स इज इट पर ईयर? पर ईयर। अच्छा। ऑफ कोर्स आपको जैसे कोई मास्टर्स डिग्री आप करने जा रहे हैं तो वहाँ पे 40 लाख रुपए की फीस भी है एक साल की, वैसे तो देखा जाए तो। बट इफ यू गोइंग टू दैट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, फिर वो कई बार अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा तो दे आल्सो गिव यू 40-50% फंडिंग। अगर उन्होंने स्कॉलरशिप दे दी है तो फिर वो द फी वुड कम डाउन। बट अगर हमें कुछ स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और मैं एक एवरेज यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो एक साल की फीस 18-20 लाख, 2 साल की फीस 40 लाख हो गई। लिविंग एक्सपेंस 2 साल का अगर मान लूँ तो भाई 25 एक लाख रुपए तो लिविंग एक्सपेंस आएगा ही, अगर मैं लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से लेके चलता हूँ। तो अगर आप देखते हो तो यानी कि मास्टर्स डिग्री जो है एक एवरेज यूनिवर्सिटी में 60-65 लैक्स कॉस्ट करेगी आपको। तो सेम इज़ द केस इन ऑस्ट्रेलिया, आपको वहाँ पे भी इतने की कॉस्ट करती है। तो अब ये है कि सब स्टूडेंट्स को देखना होता है कि क्या हम इतना पैसा लगाने के बाद हमारे को आरओआई क्या मिल रही है। तो अगर हमें वहाँ स्टे बैक मिलेगा, जॉब्स होंगी, तो ऑफ कोर्स मैं क्या आरओआई सिचुएशन है कर लूँगा। ऑस्ट्रेलिया की? क्या सिचुएशन? ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में इनफैक्ट आजकल जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बिग सिटी जैसे मेलबर्न, सिडनी का चार्म छोड़ के अगर वो आप थोड़ा रीजनल एरियाज पकड़ते हैं वहाँ पे, कैनबेरा हाँ, और पर्थ हो गया, पर्थ हो आपका गया। एडिलेड वगैरह हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे भी हैं, एजुकेशन पीआर भी दे अच्छा देते है। हैं? हाँ, स्टे बैक वीज़ा अच्छा है। अच्छा। जैसे आपको नंबर ऑफ ईयर 3+ ईयर्स का स्टे बैक आपको मिल जाता है, तस्मानिया वगैरह अगर आप चले जाते हो तो। और इतना साल आप कहीं रह लोगे, देखो भाई आपने 2 साल मास्टर्स करी, फिर 3-4 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल गया, अब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में जॉब कर रहे हो, इतना साल आप रह लोगे तो आपके जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पीआर के लिए। पीआर के वो आप बन जाते हैं। एंड देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर ऑल्सो। हाँ, इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश चलती है वहाँ पे तो कर सकते हो। पर तो आपने एक बात एक दिन बताई थी कि इसमें ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो इनिशियली ही एलिमिनेट कर देते हैं, भाई हमें किसको नहीं चाहिए, किसको चाहिए। हाँ, मतलब आफ्टर कोविड, लाइक बिकॉज़ 2020 के बाद, बिकॉज़ 2020 से पहले चीज़ें बड़ी ईज़ी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हाँ, मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ। हाँ, स्टूडेंट्स जा रहे थे यहाँ से। इनफैक्ट काफ़ी सारे अनडिज़र्विंग स्टूडेंट्स भी पहुँचे वहाँ पे, बिकॉज़ हमारे इंडिया में चलता है कि वही फंड्स दिखाने हैं तो वो कंसल्टेंट यहाँ वहाँ से अरेंज करके बना देता है, पैकेज सिस्टम उसको बोलते हैं। हरियाणा, पंजाब में बहुत बच्चों ने इसका मिसयूज़ किया। वो मतलब बच्चे तो खैर इसके लिए नहीं हम ब्लेम कर सकते, मेनली तो कंसल्टेंट्स ही होते हैं जो ये रूट दिखाते हैं। उनको भी डेस्परेशन होती है कि हमें वहाँ पहुँचना है, तो वो कर कुरा के फंड शो करके वीज़ा लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। दे बिकॉज़ वीज़ा मिले तो इसलिए दे वुड टेक एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी, इन अ बैचलर्स प्रोग्राम। उसका थोड़ा फंड हाई, रिक्वायरमेंट हाई है तो वो दिखा दिया जैसे कैसे करके। आफ्टर रीचिंग देयर फिर वहाँ से विथड्रॉ कर लिया, एडमिशन फीस रिफंड ले ली और फिर किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लिया। अच्छा। तो जो कि बहुत सस्ते होते थे, 5-6-7 लाख रुपए में आप प्लम्बर बन सकते थे वहाँ, अच्छा। इलेक्ट्रीशियन हो गया, कार ब्लू रिपेयरिंग, कॉलर। ठीक है। और उसको करते ही नौकरी फटाफट मिलती है वहाँ पे और पीआर भी मिलती है। तो वो रूट बहुत अच्छा लगता था इनको, तो वो रूट कई साल चला। तो व्हेन द गवर्नमेंट रियलाइज, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रियलाइज कि ये मिसयूज हो रहा है ये रूट, तो उन्होंने अब ये कोर्स चेंज करने वाला जो रूल है वो हटा दिया। आप यू कैन नॉट आफ्टर रीचिंग ऑस्ट्रेलिया यू कैन नॉट चेंज लाइक दिस कि वहाँ से विड्रॉ करके आप ऐसे कर लो, आपको वापस आना पड़ेगा, तब जाके आप वो चीज़ें कर दोबारा सकते हो। अप्लाई कर। हाँ, तो अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रीम मांग रहा है, वो एकेडमिकली भी क्रीम मांग रहा है और फाइनेंशियली भी क्रीम मांग रहा है। तो वो इनिशियल स्टेज पे ही देख लेते हैं कि भाई आपके पेरेंट्स की आईटीआर क्या है, आपका फैमिली इनकम क्या है, क्या काम कर रहे हैं। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे पैकेज ही पेरेंट्स का 50 लाख, 60 लाख, 1 CR टाइप है जो आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में हो ही जाता है, तो then it's not a problem, ठीक है। They will give you visa because you're coming from a upper middle class kind of a family with a very good monthly income, जो वाइट की इनकम है बेसिकली। बिजनेस है तो, बट बिजनेस अगर रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर है नहीं है, आपकी इतनी इनकम आप दिखा रहे हो, कितने की आईटीआर आप फाइल कर रहे हो, अगर वो एक अच्छा सेटअप है तो दे विल यू नो एक्सेप्ट यू। अगर वो थोड़ा हैंकी पैंकी टाइप है, कैश वाला काम है, तो फिर वो दिक्कत आएगी उसके अंदर। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ही आपको
ऑफर लेटर देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज में जो फाइनेंशियल्स आपकी चेक करेंगे, तो अगर वहाँ पे कुछ भी अगर दिक्कत होगी तो देन यू कैन नॉट रीच दैट वीजा फाइलिंग वाली स्टेज। तो थोड़े से कम हुआ है ऑस्ट्रेलिया में ऑफ कोर्स नंबर्स कम है, मतलब अब जो थोड़े से जो स्टूडेंट्स एस्पिरेशनल हैं और जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियली एंड एकेडमिकली अच्छे हैं एंड दे हैव ए विजन टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो लोग तो कर ही रहे हैं, उनका तो फर्स्ट प्रेफरेंस ही रहता है। बट ये है कि जो जिनका बजट अलाउ नहीं कर रहा है, ये जो पहले कभी थोड़ा बहुत जो ऐसे रूट यूज कर लेते थे कि पैकेज सिस्टम के थ्रू के चले गए, वो वाले बच्चे अब ब्लॉक हो गए। मूव हो गए हैं इधर उधर थोड़ी और सर countries ये में। बताइए, कनाडा मैंने बड़ा, इट्स वेरी रोमांटिसाइज्ड कनाडा यार, वहाँ पे वैंकूवर कितना ब्यूटीफुल है, मॉन्ट्रियल वगैरह। हाँ मतलब लोग बहुत कनाडा की तरफ लोग कहते थे कि चल यूएस वाले पैसे नहीं है तो कनाडा भेजते हैं, हाँ, क्योंकि कनाडा के बाद यूएस पे जॉब करने चले जाना, बिल्कुल तो बिल्कुल वो कहते थे। और अभी तो नंबर्स थोड़े गिरे हैं कनाडा के, और काफी गिर गए। क्या सीन है कनाडा? देखिए, कनाडा इज वन डेस्टिनेशन वेयर आई थिंक हर एक इंडियन फैमिली का कोई ना कोई रिलेटिव हाँ दोस्त वहाँ सेटल्ड है और वेल सेटल्ड है, वेल सेटल्ड। क्योंकि ये वो सक्सेस स्टोरीज देखकर ही हम लोग अट्रैक्ट होते हैं कि, और सपोर्ट सिस्टम, कोई मेरा कोई अगर कजन वहाँ पे कर रहा है तो मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम कहते हैं यार वो तो अच्छी तरह सेट हो गया था, तू भी आ जा। हाँ, क्योंकि पहले तो देखो जो लोग मेहनत करते थे वो सब सेटल हो ही गए, जिनको मतलब अब लोग पहले डायरेक्ट जॉब्स पे भी गए, डायरेक्ट पीआर भी लगी यहाँ से, मतलब 4-5 साल पहले तक तो बहुत कम पॉइंट्स रिक्वायर होते थे, तो यहाँ से जो बच्चा मास्टर्स या बीटेक भी कर लेता था इंडिया से, 3-4 साल का वर्क एक्सपीरियंस देता था, आइल्स में 8,777 ले आए तो उसको पीआर के पॉइंट्स मिल जाते थे। ये तो अभी 1-2 साल में ये दिक्कत आनी शुरू हो गई कि अब हमारे वो पीआर के पॉइंट सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे पढ़ने के बाद, तो इंडिया से डायरेक्ट पीआर लगनी थोड़ी सी बहुत ही कम हो गई है। अब जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स डिग्री एंड कुछ वर्क एक्सपीरियंस, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस लगाकर वो पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, अराउंड 510 520 कुछ सीआरएस के आसपास चल रहा है, उतना नंबर उन्हीं का बन पाता है जो वहाँ से पढ़ा है और वहीं से उसने वर्क एक्सपीरियंस गेन किया है। इंडिया से 500 क्रॉस करना, इवन विद 8-9 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट। अच्छा, मतलब यहाँ पे 10 साल कोई जॉब कर रहा है, उसके बाद उसके पॉइंट बनने बहुत मुश्किल। हाँ, मतलब बेसिकली एज के भी पॉइंट्स होते हैं, देन मतलब इनका जो एक्सपीरियंस भी है मैक्सिमम एक लिमिट तक की काउंट करते हैं, उसके बाद वो मतलब इट विल नॉट बी काउंटेड इन तो दे पॉइंट्स। डोंट वांट कि बहुत 50 साल का बंदा हाँ, वो आए, मतलब वो 35 के बाद चीजें जो है वो डाउन डाउन होती चली जाएंगी। 35 से पहले पहले कर लो, चाहे यहाँ से करोगे तो अभी होने वाला नहीं है, बट ये कि वहाँ जाने के बाद तो पढ़ाई लिखाई करके अगर आप पॉइंट्स इकट्ठे करते हो तो कर सकते हो। तो देखिए, कनाडा तो एक डेस्टिनेशन है, इट विल नॉट रिमेन डाउन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इट विल रिकवर, क्योंकि उसके अपने अलग पॉजिटिव्स हैं। इंडियंस बहुत रहते हैं वहाँ पे, सबको अपना घर जैसा लगता है, खाना भी अब आपको वहाँ पे जो चाहिए वो आप इंडियन खाना आपको वहाँ तो फीस सिचुएशन कैसी है कॉलेजेस की? फी रीजनेबल है, बहुत महंगा नहीं है वहाँ पे, मतलब आप समझिए कि डिप्लोमा करोगे तो 12-13-14 लाख रुपए में डिप्लोमा होता है, अगर मास्टर्स करेंगे तो 16 लाख से लेके 25 लाख के बीच में मास्टर्स भी है, एक साल का। तो मतलब कनाडा पर से फी स्ट्रक्चर इज, जॉब सिचुएशन तो मतलब दिक्कत तो थोड़ी है, सी टाइट है, हाँ, मतलब पार्ट टाइम जॉब्स मिलनी, ये है कि वो चीजें इंप्रूव हो रही हैं बिकॉज नंबर्स हैव रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। तो वो उससे जो देखिए होता क्या है कि कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को नी जर्क रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, हमें चीज़ों को प्लान करके चलना चाहिए। आप पहले तो हर किसी को ले रहे हो, अचानक ठीक से है, सडनली यू हैव क्लोज, जब बाहर गेट के ऊपर एकदम जैसे होता है ना, प्रेशर हो गया कि स्टेडियम में लोग फुटबॉल देखने आ रहे हैं, पहले तो सबको घुसा दिया और स्टैम्पीड हो जाएगी जैसे ही बंद करो। हाँ, तो वही हुआ है कनाडा के अंदर की आपने एकदम गेट्स ओपन रखे, 50% वाला, 52% वाला, आपका आइल्स में 5.5 बैंड्स, यू वर टेकिंग इन एवरीबॉडी, सबके वीजा आ रहे हैं। हम मतलब हमारे टाइम पे भी जैसे हम लोग करते थे तो सबके वीजा लग जा रहे थे। अभी इस टाइम पे ये लोग एक बहुत अच्छे प्रोफाइल्स के वीजा भी रिफ्यूज कर रहे हैं, सम रेलेवेंट प्रोफाइल्स एंड विद गुड स्कोर इन आइल्स, अच्छी परसेंटेज वाले बच्चे भी रिफ्यूज कर रहे हैं। तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। आपको अगर जीआईसी का अमाउंट, यानी कि जो फर्स्ट पर ईयर आपको जो लिविंग एक्सपेंस फंड शो करने हैं या उनके अकाउंट में डालने होते थे, वो भी अगर आप हर साल 10-10% बढ़ाते रहो, जैसे जर्मनी हर साल बढ़ा देता है 10%,
तो आपको 10 साल के बाद अगर वो भाई 100% भी बढ़ गया तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो कनाडा ने यही किया, 12-15 साल कुछ बढ़ाया ही नहीं। जो फंड्स चाहिए थे वो 6-7 लाख रुपए चाहिए होते थे टू शो आपके, और अचानक उसको डबल कर दिया वन वन फाइन डे। ऑफ कोर्स जो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो ठीक था, बट दे शुड इंक्रीज द अमाउंट एवरी They ईयर didn't plan it well. rather than doing it once in 10 years or 12 years. तो ये सारी चीजें हैं। बाकी कनाडा विल नॉट रिमेन डाउन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इट विल रिकवर सून। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से things will come back to normal as far as Canada is concerned. अच्छा आशीष जी, यूके बहुत इमोशनल कनेक्ट है इंडियंस का। बिल्कुल। तो लोग लंदन को लेके ऐसे पॉजेसिव हैं, जैसे भटिंडा हो या वाइजैग हो, मतलब लोग बहुत अफिलिएटेड फील करते हैं उससे। बिल्कुल ठीक। और लोग तारीफ भी बहुत करते हैं कि भाई जैसे लंदन है वैसे कोई सिटी है ही नहीं। मतलब मेरे तो सिस्टर रहती है वहाँ पे, तो उसने तो बताया कि मतलब कैसे। अच्छा, जो बच्चे जा रहे हैं आजकल, आसानी से वीजा मिल रहे हैं, आसानी से सब कुछ हो रहा है, यूके का क्या सीन है? देखिए यूके मतलब अभी इस टाइम पे अगर किस बोलते हैं कि इजीएस्ट स्टडी वीजा और इजीएस्ट वीजा टू गेट, तो यूके इज द कंट्री। मतलब यहाँ पे ऑफर लेटर्स भी बहुत इजी हैं, क्योंकि जो इनकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है काफ़ी लो है। मतलब अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो मतलब 45-46% वाले के भी ऑफर आ जाएंगे फ्रॉम वन और द अदर यूनिवर्सिटी। अगर आप बैचलर्स के लिए 45% वाले को ऑफर मिल जाएगा यूके? हाँ, मैंने खुद लाए हैं काफ़ी बच्चों के ऑफर्स। वेरी गुड। बिकॉज देखिए अब क्या है कि अब किसी ने पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई का ध्यान नहीं दिया और अब 5-6 साल से जॉब कर रहे हैं, अब नाउ दे वांट टू डू मास्टर्स। अब बाकी किसी कंट्री में तो नहीं आने वाला ऑफर उसका, यहीं पे आएगा, यूके में ही आएगा। लंदन में बोलेगा, लंदन में भी आ जाएगा। देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज व्हिच गिव्स ऑफर। सीइंग द अदर थिंग्स, भाई एलिजिबिलिटी तो उनकी 60% ही लिखी हुई है या 50 लिखी हुई है मिनिमम, पर देखते हैं कि भाई 4-5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है कोई अच्छी कंपनी में तो दे देते हैं। तो यूके इस टाइम पे सबसे इजी कंट्री है टू गेट द एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी एंड टू गेट द वीज़ा ऑल्सो। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स भी जो सिंपल है, मतलब नॉर्मल है। अगर आइल्स नहीं भी कर रहे तो अलग अलग तरीके से ये लोग वेवर भी दे देते हैं आपको कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे, या मैंने सुना है मास्टर्स भी 1 साल का होता है। हाँ मास्टर्स भी 1 साल है। वो एक एडवांटेज है बच्चे के लिए कि जॉब मार्केट में जल्दी एंटर करना है तो 1 साल का, क्योंकि उससे क्या आपका एक्सपेंस एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया आधा हो गया। भाई आपकी ट्यूशन फीस भी 1 साल की हो गई और लिविंग एक्सपेंस भी 1 साल का हो गया। बाकी स्टे बैक वीज़ा उसके बाद है ही है। बट क्योंकि बच्चे बहुत जा रहे हैं यूके के अंदर और एंट्री इजी है, तो हर तरीके का बच्चा पहुंच रहा है। जो थोड़ा जंक है या जिसको हम बोलेंगे कि थोड़ा लो क्वालिटी स्टूडेंट है, वो भी एंटर कर रहा है। तो जब ये लोग एंटर करते हैं तो फिर इनका ऑब्जेक्टिव कभी कभी पढ़ाई करना नहीं होता। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम पार्ट टाइम काम कर लें, पेटी जॉब्स करके अपना पैसा अर्न कर लें, और बाद में देखेंगे क्या होता है, डिग्री पूरी कर पाए नहीं। कई बार तो बच्चे आते ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि ऐसी यूनिवर्सिटी दे दो जिसमें क्लासेस ही बहुत कम हो, अच्छा, ठीक है, एग्जाम्स ना हो, रिवर्स रिक्वायरमेंट। सिर्फ असाइनमेंट के बेस पे हम पास हो जाए। तो अब ऐसे बच्चों को समझाते हैं कि भाई फिर भाई क्या मतलब, अब ये है कि एक एंट्री तो चाहिए, मिल रही है उनको। बट यूके का तो अभी क्या है कि मेरे को तो जो लगता है कि वो इजी एंट्री शायद इसलिए भी है कि दे आर कंसिडरिंग कि जो स्टूडेंट, बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर मेनी प्लेंटी देयर इन, उनको भरना भी है उन यूनिवर्सिटीज को। अब एक इंडियन बच्चा वहाँ जाएगा, चाहे वो लो प्रोफाइल वाला है, चाहे वो हाई प्रोफाइल वाला है, चाहे वो एक रसल ग्रुप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, चाहे वो एक बहुत ही लो रैंक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो कोई भी बच्चा जाएगा तो उनको 1 साल में वो 20-25 लाख से लेके 40 से 1 लाख रुपए तो वहाँ पे करेगा ही करेगा इन टर्म्स ऑफ फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस। तो उनका तो शायद वो इकोनॉमी उनको सपोर्ट हो रही है, ये पैसा जो अंदर आ रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट्स हैं इतनी सारी, क्योंकि उसको भी रन करना है। अगर बच्चे नहीं आएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ ही बंद हो जाएंगी। तो इन पर्पस के लिए दे आर मेकिंग इट वेरी इजी। तो जो स्टूडेंट्स यूएस से हटे या ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा पा रहे या फिर न्यूजीलैंड नहीं जा पा रहे, तो वो अब यूके की तरफ मूव कर गए हैं। तो बिकॉज जॉब सीन कैसा है? जॉब सीन तो बहुत अच्छा नहीं है, ऑफ कोर्स। वो ग्लोबली थोड़ा सा ऐसा। हाँ, ग्लोबल थोड़ा मार्केट डिस्ट्रेस में है, वो तो है ही है। बाकी यूके के अंदर भी मतलब पार्ट टाइम जॉब्स आर नॉट वेरी इजी टू फाइंड। अल्टीमेटली सिटी टू सिटी वेरी भी कर जाता है। अब जो सिटी छोटी है तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी कम होगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होंगी।
लंदन जैसी सिटी में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, बट लिविंग एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा, एक्सपेंसिव होगा रूम रेंट एंड बाकी सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें सेट ऑफ होती हैं, पर यही है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको पार्ट टाइम जॉब मिलने में अभी इस समय तो इशू आ रहा है। फुल टाइम में तो आ ही रहा है, बाद में कंप्लीट करने के बाद में भी अगर आप देखें तो अनलेस एंड अंटिल यू हैव नॉट डन एनीथिंग, सम कोर्स व्हिच इज़ ऑफ वैल्यू इन दैट कंट्री, तो जॉब मिलनी इतनी ईज़ी नहीं है। हम्म। और पीआर कैसा रहता है वहाँ पे अगर आपको यूके में? यूके बहुत ईज़ी नहीं है पीआर के लिए। आपको जॉब के लिए भी स्पॉन्सर चाहिए होता है। उसके बाद पीआर में भी थोड़ा समय लगेगा वहाँ पे, मतलब जो हमने जो खुद देखा है कि 10-10 साल लोगों को लग जाते हैं पीआर मिलने टू गेट में? पीआर। बट उनका एक वो सिस्टम होता है ना, 7 साल के बाद तक एग्जाम देना होता है। अगर आप 7 साल यूके में रहते हो तो आप एक छोटा सा एग्जाम देते हो, अगर वो क्लियर कर लेते हो यू गेट आईआरएस। हाँ, बेसिकली इसमें क्या है कि देखिए अब 7 साल 8 साल रहना अपने आप में, जो देखिए यस जॉब हाँ करते मिलना सब हाँ, कुछ। इतने कंटिन्यूअस स्पॉन्सरशिप मिलना फॉर दैट लॉन्ग, वो काफ़ी मुश्किल हो गया अनलेस एंड अनटिल यू आर इन सम क्रिटिकल एरिया। आप हेल्थ केयर है तो हेल्थ केयर में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, या कुछ क्रिटिकल आईटी के भी ऐसे एरियाज हैं, जैसे ठीक है साइबर सिक्योरिटी हो गया या ऐसा कुछ एडवांस, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर लेंगे। बाकी मोर और लेस अभी तो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं इस टाइम पे, क्योंकि इतना लंबा पीरियड आप वैसे तो बिना जॉब के तो रह नहीं सकते। तो जब इतना रह लोगे, जॉब हाथ में है तो चीज़ें हो जाएंगी, बट अगेन 8 years इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। फिर मुझे घूम फिर के तो यूरोप लगता है बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज मेरे एक फ्रेंड थे, ही वाज फाइनेंशियली नॉट साउंड, पैसे नहीं थे भाई। तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन होती है, फीस जीरो होती है और स्कॉलरशिप नीड बेसिस पे मिल जाती है। बिल्कुल। तो यूरोप में कौन सी ऑप्शंस हैं जो? देखिए यूरोप में 3-4 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, कंट्रीज विद गुड इकोनॉमी एंड रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर। जैसे जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जीरो? हाँ, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो सिस्टम कैसे रहता है उनका? कुछ मनी ब्लॉकिंग करते हैं वो, राइट? वो लिविंग एक्सपेंस तो देखो हर कंट्री में लगना है, अच्छा। ठीक है। जैसे वो अब जैसे यूके में क्या है, आपको फंड शो करने हैं कि भाई मेरे पास रहने खाने का खर्चा है, तो आप अपने इंडियन अकाउंट में दिखा दोगे, आपको वीज़ा दे देंगे। उसके बाद भले ही आप वो पैसे मत लेके जाओ साथ में, आप यहीं छोड़ दो, वहाँ पार्ट टाइम काम करके कमा लो। जर्मनी में क्या सिस्टम है कि बिकॉज वो कहते हैं हम ट्यूशन फीस नहीं ले रहे आपसे, अब आप एटलीस्ट अपना जो रहने खाने का खर्चा है वो जर्मनी के अकाउंट में डाल दो, एक जर्मन अकाउंट में आप डाल दो पूरे 1 साल के मनी 12-13 लाख रुपए जो बन रहे हैं। एंड वंस यू रीच जर्मनी आफ्टर गेटिंग द वीज़ा, तो आपको हर महीने वो लोग इंस्टॉलमेंट्स में वो रिटर्न कर देंगे, जैसे कोई 1-1 हज़ार यूरो के अराउंड आपके पास हर महीने पैसा वापस आ जाएगा, जिससे आप अपना लिविंग एक्सपेंस मीट कर सकते हो। तो ये ब्लॉकिंग है, मतलब अब 12-1 लाख रुपए वो एक्सपेंस बोल रहे हैं साल दैट्स इट, का। कॉलेज की कोई फीस? कॉलेज की कोई फीस नहीं है, एक तो छोटा। लैंग्वेज इशू? हाँ, देखिए यूरोप में इसी पे मैं आ रहा था कि यूरोप के अंदर सब चीज़ें अच्छी हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी गुड, इट्स एज गुड एज वर्ल्ड रैंक अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़। रिसर्च पे बहुत पैसा लगाते हैं ये लोग, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये रिसर्च पे काफ़ी पैसा स्पेंड करते हैं बच्चे की। और आगे जाके प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे, बट इन कंट्रीज़ में लैंग्वेज एक बहुत बड़ा एक बैरियर है। अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो जर्मनी में विदाउट लर्निंग जर्मन आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे हर स्टेज पे, पहले पार्ट टाइम में, फिर फुल टाइम में, जॉब में भी, पढ़ाई में भी? पढ़ाई में भी। और दोनों। पढ़ाई चलो इंग्लिश में हो जाएगी, तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी उस टाइम पे। पर आगे जाके अब रहना सेटल होना है, तो बिना लैंग्वेज एक्सेप्ट किए आप सेटल नहीं हो सकते। अब इटली में भी हमें फ्री, अब तो इटली तो आपको पता ही है कि इस समय तो मेलोडी मूवमेंट चल रही है ठीक है। तो हमारा जो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है। यू नो नेक्स्ट लेवल पे है। तो अभी इस टाइम पे बच्चों का जो मैं थोड़ा रुझान भी देख रहा हूँ, तो पिछले 1-1.5 साल से इटली की तरफ भी बढ़ा है। अच्छा। इटली में क्या सिस्टम है कि वहाँ पे काफ़ी सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ऑटोमोबाइल में भी बहुत अच्छे तो प्रोग्राम्स अवेलेबल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश इंग्लिश। मिल जाता जैसे जर्मनी में भी काफ़ी हो गए, ऐसे इटली में भी काफ़ी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल है। मास्टर्स लेवल पे ज़्यादा प्रोग्राम्स अवेलेबल है। है। फ्रांस में? फ्रांस में भी फ्रांस में देखिए क्या है कि वहाँ पे अगेन पब्लिक एंड प्राइवेट है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो काफ़ी दे रही हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। अगर हम वैसे बात करें तो
पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंग्लिश टॉट कम मिलेंगे, वहाँ पे फ्रेंच टॉट ज़्यादा मिलेंगे, बट फिर वो बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। जैसे अगर मैंने फ्रेंच सीख लिया एंड देन आई वांट टू गो देयर एंड वांट टू डू बैचलर्स इन बिजनेस और फाइनेंस और फैशन और व्हाटएवर, मास्टर्स भी मैं कर सकता हूँ, तो बहुत ही आप समझिए कि 1000 यूरो पर ईयर की फीस के अराउंड हमारा फ्रांस में भी काम होता है, बट देन फ्रेंच वुड बी नीडेड। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेंसिव है फ्रांस में, अगर हम एमबीए वगैरह करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे जाता है, अगर वैसे देखते हैं तो। अ, ये आपका इटली के अंदर जो एक पॉइंट रह गया था वो ये रह गया था कि यहाँ पे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, जो आपने बताया था कि नीड, एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, एक होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप तो हर कंट्री देती देती है, कुछ नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से आपको देती है, बट नीड बेस्ड इटली में मिलती है कि जहाँ पे ये आपकी फीस प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस दोनों ये लोग फंड कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे यानी कि एक इन ए वे तो मतलब जर्मनी से भी सस्ती पड़ गई अगर आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्योंकि प्रूव करना पड़ता है कि यू आर हाँ डिजर्विंग, मतलब इकोनॉमिकली वीकर। हाँ, उसमें कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं, वो अगर हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि या कोई फाइनेंशियली वीकर 5-6 लाख रुपए साल की इनकम वाली फैमिली है, तो चीज़ें वहाँ पे बन जाती हैं इस तरीके से, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग अब इटली की तरफ भी और देख जॉब रहे हैं। सिचुएशन? जॉब सिचुएशन मतलब थोड़ा इसको कि देखिए, इटली इज़ ए वेरी यू कैन से ब्यूटीफुल एंड गुड कंट्री। वेरी टूरिज्म अगर आपको देखो तो बहुत अच्छा एक मेन स्टे है उनका, टेक्नोलॉजी के लिए तो है ही अच्छे, बट टूरिज्म हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है इनका, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट हेल्थ सिस्टम्स दे हैव गॉट इन द वर्ल्ड। तो इन सेक्टर्स में अच्छी जॉब्स हैं वहाँ पे, पर ये है कि अगेन स्टूडेंट हैज़ टू बी गुड टू गेट ए जॉब। ऐसा कोई भर भर के जॉब्स नहीं आ रही हैं कि सारे के सारे सेम बच्चों को। फॉर फ्रांस, जर्मनी। हाँ, मतलब जर्मनी पर से इज ए बेटर अगर आप लैंग्वेज तो जानते मैं हो। इंडस्ट्रियल बेस हाँ बहुत है, हाँ, क्योंकि तो जॉब। टेक्नोलॉजिकली नंबर वन इकॉनमी है यूरोप की, पॉपुलेशन साइज भी अच्छा है, कंट्री का साइज भी अच्छा है, तो वहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी अगर आपको लैंग्वेज आता है। बैंकिंग सेक्टर बड़ा स्ट्रांग है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज हो सकती हैं अगर आप लैंग्वेज जानते हो तो। फ्रांस में भी लैंग्वेज का कंसर्न आता है, बट आई वुड रेट जर्मनी एज अ नंबर वन ऑप्शन इन यूरोप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जर्मनी के बाद आप फ्रांस की तरफ देख सकते हो, फिर इटली की तरफ देख सकते हो इन ऑस्ट्रिया, टर्म्स ऑफ जॉब्स। ऑस्ट्रिया छोटी सी कंट्री है, ऑस्ट्रिया में भी लैंग्वेज कौन सी जर्मन रहेगी? चलती है जर्मन वहाँ पे। हाँ, लैंग्वेज। तो वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, ट्यूशन फीस बहुत कम है, मतलब 1100-1200-1300 यूरोस पर ईयर। तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में यानी कि अगर आप 1.5-2 लाख रुपए में अगर आपकी पूरी 1 साल की अगर ट्यूशन फीस निकल रही है तो इट इज़ नथिंग बेसिकली। तो ऑस्ट्रिया में आप पढ़ के फिर जॉब आप भले ही जर्मनी में भी आके कर सकते हो, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। शेंगन कंट्रीज के ही पार्ट है सारे, तो चीज़ें मैनेज हो सिंपल। जाती हैं। तो यूरोप इज ऑफ कोर्स हैज कम अप एज ए वेरी यू कैन से प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन द लास्ट 2-3 years। जर्मनी में भी बच्चे जो 2022 में जा रहे थे, अब 3 साल में ट्रिपल हो गए हैं जो जितना पहले जाते थे। तो आई नो लैंग्वेज अ फैमिली जिन्होंने बच्चे को जर्मन कोर्स कराया मैक्स म्यूलर भवन से, कनॉट प्लेस के पास। और 1 साल के बाद वो चला गया और नाउ डूइंग वेरी वेल। कोर्स स्विस कंपनी में पार्ट टाइम जॉब लगी हुई है और उसके साथ में जर्मन कोर्स कर रहा है। और अभी एक स्टूडेंट एक्सचेंज में फ्रांस जा रहा है बच्चा, और पाथ टुवर्ड्स सुपर्ब सैलरी। हाँ, ये एक मतलब सिस्टम जैसे बताया कि लैंग्वेज एक बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग नीड है वहाँ पे भी। तो अगर हम पहले सीख लें, जाने से पहले ही सीख लें, तो नथिंग लाइक इट। तो मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि यू लर्न लैंग्वेज। जैसे आपको कहीं से भी सीखना है, आप ड्यूलिंगो ऐप पे सीखो, आप घर बैठ के सीखो, आप गोएथे इंस्टीट्यूट से करो, आप हमारे से करो, बिकॉज इट इज समथिंग लाइक कि फ्रॉम वेयर एवर यू डू द लैंग्वेज यू हैव टू क्लियर वन एग्जाम, बिकॉज सर्टिफिकेट तो 2-3 ही अलाउड है वहाँ पे, जैसे टेल्क का सर्टिफिकेट हो गया, गोएथे का हो गया, ओएसडी का हो गया। ये करिकुलम कॉमन करिकुलम है, बच्चा कैसे भी सीख सकता है, बट सर्टिफिकेट इनके चाहिए होंगे हमें टू गेट एडमिशन और इन यूनिवर्सिटीज जो रिकॉग्नाइज होते हैं, जो वीज़ा ऑफिसर रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सर्टिफिकेट इन तीनों में से एक चाहिए। तो चाहे आप लैंग्वेज कैसे भी सीखो, कहीं से भी सीखो, बट सर्टिफिकेट आपको इनके ही लेने हैं। ठीक है। अच्छा, ये आशीष जी, जापान और चाइना का वैसे वैसे इनकी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट है, कल्चर बड़े डिफरेंट हैं,
बहुत ही मतलब अलग ही कल्चर है बिल्कुल। तो हाँ तुषार, बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे जो चाइनीज या मैंडरिन लैंग्वेज अगर हम देखते हैं, या फिर जापानीज हो गया, साउथ कोरिया इज आल्सो साउथ वेरी गुड कोरिया। डेस्टिनेशन फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। ताइवान भी कुछ हम्म। बच्चे जाना शुरू हुए हैं पिछले 4-5 साल से। तो हालांकि ये पढ़ाई आपको इंग्लिश में ही कराएंगे। इंग्लिश में होती है हाँ मतलब जैसे, चाइना में भी? हाँ कुछ अच्छा। कुछ कोर्स इन्होंने, जैसे अब एमबीबीएस पूरी इंग्लिश में ही कराते हैं। एमबीबीएस पूरी इंग्लिश में कराते हाँ हैं? वाह। तो इसलिए अच्छा। चलो टूटी फूटी इंग्लिश थी, बट कराते तो इंग्लिश में ही अच्छा। है। तो बेसिकली होता क्या है कि अब इनका इंडियन स्टूडेंट अदरवाइज कर ही नहीं पाएगा। जैसे अगर भाई, ऑफ कोर्स इनकी जापानीज बैचलर्स भी है, साउथ कोरियन बैचलर्स भी होती हैं, उसमें ऑफ कोर्स आपको एडवांस लेवल में लैंग्वेज सीख के जानी पड़ेगी। बट अगर आप वहाँ चाहते हो कि पहले इंग्लिश में पढ़ लें और फिर लैंग्वेज हम साइड बाय साइड सीखते रहें, तो फिर इंग्लिश टॉट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। कम होते हैं ऑप्शंस, बट अवेलेबल हैं। तो इसलिए इंडियन स्टूडेंट धीरे धीरे मूव कर रहा, मतलब देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं कि चलो पास में ही है कंट्रीज, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड कंट्रीज नहीं है, टेक्नोलॉजिकली अच्छे हैं, बट कल्चरली बहुत हम डिफरेंट है डिफरेंट हैं। यूरोप में, आप एडमिशन कराते हैं जैसे हाँ चाइना साउथ कोरिया जब हाँ वो जापान? एडमिशन तो देखिए अब क्या है कि इट्स अगेन ऑलमोस्ट जो सबका सिस्टम होता है सब कंट्रीज का, एप्लीकेशंस का, एडमिशंस का, वो मिलता जुलता ही होता है। इट इज जस्ट दैट कि हमें, मतलब साउथ ईस्ट एशिया जैसे सिंगापुर मलेशिया? सिंगापुर मलेशिया तो अपने पुरानी डेस्टिनेशंस है, मतलब हाँ। पुरानी प्रेफर्ड। जैसे मलेशिया में आपको यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, जैसे अब ऑफ कैंपसेस अगर आप देखोगे तो दुबई में भी मोस्टली जो, इंसियाड का सिंगापुर में है। हाँ इंडियन कैंपसेस भी हैं, इंडियन इंडियन कैंपस। इंस्टीट्यूशंस के भी हैं, जैसे दुबई में भी हैं इंडियन, अमेरिकन, कैनेडियन एंड देन यूरोपियन, और यूके के भी काफ़ी सारे कॉलेजेस दुबई में हैं। सिमिलरली दे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर देयर इन मलेशिया। तो सिंगापुर में भी ऐसे इंटरनेशनल कैंपसेस हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। तो मलेशिया इज़ ए वेरी अफोर्डेबल डेस्टिनेशन, मतलब पैसे देखे तो फीस काफ़ी कम है वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की। ये थोड़ी सी लेस प्रेफर्ड कंट्रीज हैं मे क्यों? बी। अब होता है कि जैसे स्टे बैक का जो चार्म है वो, हम अच्छा वी आर वो वेरी फैसिनेटेड विद इंग्लिश, वेस्टर्न इंग्लिश वेस्टर्न स्पीकिंग इंग्लिश कंट्रीज, स्पीकिंग कंट्रीज। एंग्लो सैक्सन कंट्रीज से हाँ ज्यादा तो थोड़ा सा वहाँ जाएंगे, हवा अच्छी पानी, हवा हाँ, पानी अच्छा होगा। यूरोपियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर है, थोड़ा सा ओपन कल्चर है, तो ज़्यादा रहता है वहाँ पे लोगों का कि वहाँ सेटल हो जाए, क्योंकि आगे कल को आपको फैमिली बच्चे सब लेके जाने होते हैं। करेंसीज भी स्ट्रांग है हाँ इनकी। करेंसी भी स्ट्रांग है ऑफ कोर्स। ठीक तो है। ये सारे रीजंस की वजह से। ठीक है सर, ये बताइए लोन अगर किसी पेरेंट को सोचे कि मेरे को लोन लेना है, हम्म। तो वो इन कंट्रीज के बैंक देंगे या फिर वो इंडिया से लेके जाए, और वो कितना मुश्किल होता है, आप अरेंज कराते हो यार? हाँ जी, देखिए बैंक लोन इंटायरली डिपेंड करता है स्टूडेंट के फाइनेंशियल प्रोफाइल के ऊपर, उसकी फैमिली के फाइनेंशियल प्रोफाइल के ऊपर। लोन उसको इंडिया में ही मिलेगा, इंडियन बैंक ही देगा, बिकॉज जब वो पढ़ने के लिए जाता है तो उसको एक को एप्लीकेंट चाहिए होता है। तो जनरली पेरेंट्स जो यहाँ पे उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम है, आईटीआर वगैरह भर रहे हैं, तो दे बिकम ए गारंटर फॉर दैट लोन। तो सारे ही बैंक्स आजकल एजुकेशन लोन कर रहे हैं, एनबीएफसीज भी कर रहे हैं। जो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होते हैं वो बैंक कर देता है, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है तो वो एनबीएफसी कर देते हैं। तो जैसे हमारे भी टाई अप्स हैं तकरीबन 10-12 बैंक्स एंड एनबीएफसीज के साथ। बाकी कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जिनके जो एग्रीगेटर्स हैं बेसिकली, उनके साथ भी टाई अप है। तो अगर स्टूडेंट प्रोफाइल अपना शेयर करता है तो लोन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा। हालांकि कोशिश हम यही स्टूडेंट को यही बोलते हैं, जैसे जर्मनी जैसी कंट्री है, यूरोप जैसी कंट्री में तो आप अपने फंड्स ही यूज़ कर लो, लोन का मतलब प्रेशर सर पे ना ही रहे तो अच्छा है। बट कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि अब यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, आयरलैंड हो गया। अब इन कंट्रीज में क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो इतना फंड जनरली अवेलेबल नहीं होता फैमिलीज के पास स्पेयर फंड्स, तो वहाँ पे लोन लेना ही पड़ता है। तो लोन में भी जैसे अलग अलग स्कीम्स होती हैं, मोरेटोरियम पीरियड है कि अभी नहीं देना है, 1 साल के बाद आपको ईएमआई देना है, या अभी एक सिंपल इंटरेस्ट की ईएमआई चलती रहे राइट। जिससे आपका प्रिंसिपल ना बढ़े 2 साल या 3 साल के बाद। ये तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने 20 लाख का लोन लिया, आप कुछ नहीं पे कर रहे हो, 3 साल के बाद वही 20-28 लाख बन गए, तो इट इंक्रीजेज द प्रेशर। तो इसलिए वो स्कीम सारे बैंक वाले समझाते हैं स्टूडेंट्स को या फैमिली को, एंड वट एवर इज कम्फर्टेबल विद देम, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। राइट। ठीक है आशीष जी, एक चीज बताइए, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में कैंपस खोल रही है और मैंने देखा बिल्कुल फैंसी नाम होते हैं। अब हमें पता नहीं भैया वो आपकी कंट्रीज में वो कितनी स्ट्रांग है, नो बडी नोज, हाँ हाँ बिकॉज
सुनने में तो सारी नाम इतने वो फैंसी होते हैं, बट ये वर्थ इट है। और मतलब मेन तो बंदा बाहर की लाइफ लेने के लिए बाहर जाता है, हाँ तो फिर वो इंडिया में क्यों पढ़े इन कैंपसेस में? ठीक। तुषार जी, इसमें क्या है कि ये जो यूनिवर्सिटीज कैंपसेस में खोल रही हैं सब रैंक वाली यूनिवर्सिटीज ही हैं, मतलब कोई अननोन यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं खोल रही है। अच्छा। ये सारी रैंक यूनिवर्सिटी, जैसे साउथहैम्पटन ने अभी रिसेंटली कैंपस खोला है यहाँ पे। ऐसे जो मेन इनकी जो प्रेफर्ड जो सिटीज़ हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, गुड़गांव, एनसीआर, मुंबई, ये 4-5 जगहों पे इन्होंने कैंपसेस अपने खोले हैं। मेन क्या है कि देखिए अब इसमें इशू क्या है कि इंडियन स्टूडेंट्स, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो चार्म है इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, डेवलप्ड कंट्री में हाँ, करियर बनाने का चार्म है। वहाँ जाएंगे उस इन्वायरमेंट, क्योंकि इंडिया में अगर कैंपस होगा तो यहाँ तो सारे इंडियन स्टूडेंट्स ही पढ़ने आएंगे। टीचर्स भी। ठीक है, टीचर्स भी इंडियन होंगे मोस्टली, चलो एक दो गेस्ट फैकल्टी आ भी गई वहाँ से, बट स्टूडेंट तो सारा हमारा इंडियन ही होगा यहाँ से। जॉब भी रुपीस वाली लगेगी। हाँ, जॉब भी जो लगनी है वो ऐसे ही लगनी है। तो मेन जो चार्म है स्टूडेंट का कि मैं एक वेस्टर्न कंट्री में ट्रैवल करूँगा, वहाँ रहूँगा, वहाँ का कल्चर को समझूंगा, ठीक है, और वहाँ की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो वर्क एक्सपोजर है, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो लूँगा। उसके बाद कोशिश करूँगा वहाँ पे सेटल होने की। तो मेन यही ऑब्जेक्टिव होता है, वहीं का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा यूज़ करूँगा और वहाँ रुकूँगा। तो वो जब तक वो चीज़ एडवांटेज नहीं मिलेगा तब तक मुश्किल है कि इन कैंपस में बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे। ऑफ कोर्स बच्चे तो मिल ही जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है, बच्चे तो ठीक मिल है, ही हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि बच्चे तो हम मिल ही जाने हर इंस्टीट्यूशन जो को। पैसे वाले पेरेंट्स हैं, हाँ। बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा तो वे चल यार फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहाँ से कर लेगा। तो कई बार होता है पेरेंट्स को लगता है कि अपनी नज़र के सामने ही रहे, बच्चा बाहर नहीं भेजूंगा। वो भी रहता है, हाँ हाँ। तो वो वैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ लेंगे तो बिजनेस तो चल ही जाएगा इनका, बट मोस्टली जो जिसके विजन क्लियर है तो वो स्टूडेंट्स तो आई डोंट थिंक वुड लव लाइक टू स्टडी हियर। ठीक है, ठीक है आशीष जी, लवली टॉकिंग टू यू। एंड मुझे लगता नहीं कि मतलब आपको इतनी नॉलेज है, मतलब अमेजिंग। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और आई एम 100% श्योर कि Thank you. पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत फायदा होगा ये वीडियो देख के। बिल्कुल। हाउ कैन पीपल रीच यू? See, I have an office here at Pitampura, Delhi, and I will give the numbers. हाँ, आई पुट योर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट, एड्रेस, ईमेल आईडीज, लिंक्डइन आईडी, एंड यू कैन रीच आउट टू आशीष। आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर coming on the podcast. Amazing talking to you. Thank you very much. Thank you so much for sharing your immense knowledge. Thank you very much for having me in this show. बाकी तो hope to do more podcast sessions with you. Definitely. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा. It is kind of my first podcast. तो I'm not sure how I sounded. No, it was very nice. Thank you so much. देखते हैं आगे और भी करेंगे. Definitely. चीजें बहुत है शेयर करने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for watching. Thank you very much. Thank you.